Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। हम आज अपने लेक्चर में देखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती है, उन्हें बैलेंस कैसे करते हैं और उन्हें बैलेंस क्यों किया जाता है। ये सब देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आप लोगों की आईसीएसई की 9th की केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की है। ये सीरीज़ सिर्फ आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सीरीज़ वो स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं जो अपनी नीट और जी के लिए 9th क्लास से अपने फाउंडेशन को बिल्डअप करना चाहते हैं। तो इसी बात से हम लोग आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप्स की होती हैं, लेट्स स्टार्ट। सो हम बात करें यदि टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस की, तो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस होते हैं टू। ओके, टू टाइप्स की केमिकल इक्वेशंस होती है और वो किस पे बेसिस होती हैं, वो बेसिस होती है बैलेंस रिएक्शंस पे। ठीक है, कौन सी इक्वेशन बैलेंस है, कौन सी अनबैलेंस्ड है, इस पे बेसिस होकर कितने टाइप्स के केमिकल इक्वेशंस होते हैं, टू टाइप्स के केमिकल इक्वेशंस होती हैं। ओके, सो वन इज स्केल्टन इक्वेशन और सेकंड वन इज बैलेंस इक्वेशन। ओके, टू टाइप्स की बैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है, स्केल्टन इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। कितने टाइप की इक्वेशंस है, टू टाइप्स, वन इज स्केल्टन इक्वेशन और सेकंड वन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, और इनका बेस क्या है, इनको हमने डिवाइड किया है टू टाइप्स में, किस बेसिस पे डिवाइड किया है इनको, बैलेंस इक्वेशंस पे। ठीक है, जो इक्वेशन बैलेंस है वो स्केल्टन इक्वेशंस होती है और जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है वो स्केल्टन होती है, और जो बैलेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन होते हैं, जैसा कि नाम से ही विजिबल हो रहा है, पता चल रहा है हम लोगों को। सो देखते हैं, हम लोग फर्स्ट बात करते हैं स्केल्टन इक्वेशन की। स्केल्टन इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो जितने भी एलिमेंट्स उनके एटम्स होते हैं वो अनइक्वल्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। दैट्स मीन, मैंने आपको जब प्रीवियस क्लास में केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें LHS एंड RHS टू साइड्स होती हैं। एम आई राइट? LHS एंड RHS क्या होगी, टू साइड्स होगी। LHS के अंदर रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं और RHS के अंदर क्या लिखा जाता है, LHS के अंदर रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं, RHS के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स लिखते हैं। जो न्यू फॉर्म्स होते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स बोला जाता है। अब RHS के अंदर प्रोडक्ट्स हो गए और LHS में रिएक्टेंट्स हो गए। सो LHS और RHS में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम अनइक्वल होते हैं, किसमें, स्केल्टन इक्वेशन में। इसका मतलब हो गया कि वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं और बैलेंस इक्वेशन देखते हैं। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या होती है। इट इज एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट ए केमिकल चेंज बट इज अनबैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन है, दैट्स मीन इसमें केमिकल चेंज तो प्रेजेंट होंगे ही, केमिकल चेंज हो रहे हैं तभी तो वो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है तभी हम उसका केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं। और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, यही होता है। और देखो, that is the total number of atoms of each element on the two sides is not equal। दोनों साइड्स में, LHS में एंड RHS में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड या स्केल्टन इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है रिएक्शन का, Ag2O एक रिएक्टेंट्स है, वो डिवाइड होके क्या बना रहा है, Ag प्लस O2 बना रहा है। टू प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, फॉर्म कर रहा है। देखो, LHS साइड में हमारे पास में रिएक्टेंट था, Ag है और ऑक्सीजन है, और RHS साइड में भी Ag और ऑक्सीजन है। ठीक है, सिल्वर होता है, Ag को हम बोलते हैं सिल्वर। LHS साइड में Ag के कितने एटम्स है, 2, और RHS साइड में 1 एटम है। इसी तरह ऑक्सीजन LHS साइड में है, उसका 1 एटम, और RHS साइड में जो ऑक्सीजन है उसके कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स है। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ना तो LHS और RHS दोनों साइड ही इक्वल नहीं है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों ही अनइक्वल है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड, या फिर ये किसका एग्जाम्पल है, स्केलेटन इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ओके, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों में ही जितने भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनके एटम्स है वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन पे। जैसा नाम से ही पता है, बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन बैलेंस होती है, मीन्स जिसके LHS एंड RHS बोथ साइड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे,
इक्वल होंगे। नंबर ऑफ एटम्स यदि बोथ साइड्स में इक्वल है उसका मतलब क्या है कि वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। CaCO3 क्या बना रहा है, फॉर्म कर रहा है CaO प्लस CO2, ये हमारे पास में एक इक्वेशन है। और यदि आपसे पूछा जाए कि आप कैसे बताओगे कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन या स्केलेटन इक्वेशन, कैसे पता कर सकते हो आप? जस्ट फटाफट से पता कर सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है कैसे पता करना है। LHS एंड RHS में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, आपको काउंट करना है। यदि वो इक्वल आ जाते हैं दोनों साइड में तो हमारी बैलेंस इक्वेशन है, और यदि वो अनइक्वल होते हैं तो वो कौन सी इक्वेशन है, स्केलेटन इक्वेशन है। चलो अब इस इक्वेशन को डिटरमाइन करते हैं ये कौन सी इक्वेशन है। देखो LHS साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इन तीनों एलिमेंट्स को लिखो। हमने लिख लिया और इनके एटम्स भी देख लिए कितने हैं। कैल्शियम का 1 है, RHS में भी 1 है, ये दोनों इक्वल है। कार्बन का भी 1 है, कार्बन का भी 1 है, ये भी इक्वल है। ऑक्सीजन का 3 है, ऑक्सीजन का 3 है, ये भी इक्वल है। दोनों साइड इक्वल मीन्स बैलेंस्ड इक्वेशन। तो दोनों साइड इक्वल है और ये बैलेंस्ड इक्वेशन का क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ तक समझ आया सबको? आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे मूव करेंगे, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। इस टॉपिक पे मूव करने से पहले मुझे आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है? आपके दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन यही आना चाहिए कि मैम आप हमें सिखा रहे हो हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, बट केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों की जाती है? ये भी तो पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन हम बैलेंस कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो फर्स्ट हम चलते हैं इस रीजन के ऊपर कि ये केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस क्यों करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। आप लोगों ने सभी ने प्रीवियस क्लास में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बारे में तो सुना होगा। आई होप ये सबको पता होगा। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये लॉ है जो सब जानते हैं। इस लॉ का मतलब क्या होता है कि मास क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ओके, मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट जरूर किया जा सकता है। समझ आया? मतलब मास कंजर्व रहता है। समझ आया? और ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को क्या करती है, फॉलो करती है। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जितनी भी रिएक्शंस है वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को क्या करेगी, फॉलो करेगी। यदि केमिकल इक्वेशंस लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। मैंने आपको कल ही एक एग्जाम्पल बताया था। मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनवाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही बनाया था। देखो हम LHS एंड RHS में देखते हैं कि ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, LHS में मैग्नीशियम का कितना एटम प्रेजेंट है, 1, RHS में 1, ऑक्सीजन का कितना है LHS में 2 और RHS में कितना है 1। क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? नो, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें पता है कि ऑल रिएक्शंस आर फॉलो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। जितनी भी रिएक्शंस है वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करती है। इसका मतलब तो ये रिएक्शन गलत होनी चाहिए। यदि हम इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हैं तो ये लॉ फॉलो नहीं करती है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को। तो हमें पता है प्रैक्टिकली कि हर एक रिएक्शन फॉलो करती है। तो इसका मतलब क्या है, इस केमिकल इक्वेशन को लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन रूल फॉलो करे, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो क्या हो गया कि हमें नीड क्यों है, हम क्यों बैलेंस कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, टू ओबे द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन रूल। मास कंजर्वेशन रूल को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्योंकि हमें पता है मास क्रिएट भी नहीं हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है, ठीक है, कंजर्व रहता है। तो हमें इक्वेशंस में उनको कंजर्व रखना जरूरी है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की यदि मैं बात करूँ, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। इधर 2 एटम्स ऑक्सीजन के, तो मास कितना हो जाएगा, LHS साइड की यदि मैं बात करूँ तो मास हो गया 32। और यदि मैं RHS साइड में बात करूँ तो मास कितना है ऑक्सीजन का, 16। क्या ये मास कंजर्व है, नहीं है। तो ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए हमें बैलेंस इक्वेशन की क्या होती है, नीड होती है।
अब समझ आ गया होगा आप सभी को कि बैलेंस इक्वेशन की क्यों नीड होती है, बैलेंस क्यों करना जरूरी है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो क्या अब हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो तो मैं आपको आगे नेक्स्ट सिखाने वाली हूँ, लेकिन हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हमने ये तो सीख ही लिया है कि हम बैलेंस क्यों करते हैं, तो अब आगे चल के हम ये भी सीख लेते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के बेसिकली 2 रूल्स हैं, 2 मेथड्स हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। ओके, आईसीएसई की बुक में 2 मेथड दिए हुए हैं। वन इज हिट एंड ट्रायल मेथड और जो सेकंड मेथड है वो है पार्शियल इक्वेशन मेथड। ठीक है, हम फर्स्ट पढ़ेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर क्या है, आपको पर्टिकुलरली कोई रूल इसका नहीं होता है, डेफिनेट रूल इसका नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है, डिजिट रख के इससे डील करना पड़ता है। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की नीड होती है। आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने एटम्स हैं एलएचएस में और आरएचएस में, और कितने इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें किस डिजिट से इस रिएक्शन को या फिर उस एटम को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका कोई डेफिनेट रूल नहीं होता है। आपको हिट एंड ट्रायल मतलब डिजिट लगाई कि लगा के देखी, हाँ ये सही बैठ रही है इसमें, तो उससे मल्टीप्लाई करके हमने देखा, हाँ बिल्कुल बराबर इक्वेशन आ चुकी है, बराबर हो चुके हैं। इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होता है। कैसे होता है, इसके कुछ प्रैक्टिस करते करते कुछ स्टेप्स बना दी गई है, वो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। यदि वो स्टेप्स आप लोग ध्यान में रखोगे तो आपको क्या होगी, बैलेंस करने में हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ रूल है जो आपको ध्यान में रखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। इन रूल्स को आप ध्यान में रखना और उसी से क्या करना, इक्वेशन को बैलेंस करना। चलो हम लोग देख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट रूल है बैलेंस पॉलीएटॉमिक ग्रुप इफ प्रेजेंट इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। फर्स्ट स्टेप है, पॉलीएटॉमिक ग्रुप क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है SO4-2। तो ये पॉलीएटॉमिक ग्रुप है जिसमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो, उसको पॉलीएटॉमिक ग्रुप बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन दी हुई और बोला गया है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहले पॉलीएटॉमिक ग्रुप ढूंढना है। यदि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों में वो प्रेजेंट है पॉलीएटॉमिक ग्रुप, तो सबसे पहले आप उसे बैलेंस करो। यदि दोनों में नहीं प्रेजेंट है तो सबसे पहले उसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, फिर आप एलिमेंट वाइज क्या करोगे, बैलेंस करोगे। तो सबसे पहले पॉलीएटॉमिक ग्रुप बैलेंस करो। फिर सेकंड में क्या करोगे, बैलेंस मेटल्स, मेटल्स को बैलेंस करोगे। थर्ड पॉइंट बैलेंस नॉन मेटल्स, फिर हाइड्रोजन, और एंड में क्या करना होता है, आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। तो बस आपको फिंगर्स पे याद होना चाहिए। फर्स्ट हमें क्या बैलेंस करना है, पॉलीएटॉमिक ग्रुप इफ प्रेजेंट इन बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, बैलेंस मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, और फिर हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट में हमें बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन को। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, सबसे इजी और सबसे सिंपल, पहले ही वो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, देखो अब मेटल और नॉन मेटल्स तो आई होप आपको पता होगा, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होती है। मेटल्स क्या होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, जो इजीली क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। और नॉन मेटल्स क्या होती है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। समझ आ गया सबको मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। अब हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे आपको कोई पॉलीएटॉमिक ग्रुप नजर आ रहा है, नहीं, फर्स्ट स्टेप कैंसिल हो गया, पॉलीएटॉमिक ग्रुप नहीं है। अब आपको मेटल और नॉन मेटल में क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहले सबसे पहले बैलेंस करोगे मैग्नीशियम, फिर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आ गया, दैट्स मीन आपको सबसे लास्ट में ही बैलेंस करना है। वो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट्स है तो हम बैलेंस करते हैं। और हमेशा बैलेंस करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से टेबल बनानी है। टेबल मतलब कैसे बनाओगे, एलएचएस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लो, आरएचएस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लो, और फिर ट्राई करो उनकी डिजिट रख रख के। कैसे देखते हैं हम लोग, मैंने लिखा यहाँ पे LHS और इधर लिख दिया मैंने RHS। LHS में मैग्नीशियम है, कितना आइटम है उसका, 1। RHS में मैग्नीशियम का कितना आइटम है, 1। इधर हम ऑक्सीजन की बात करें LHS में तो कितने आइटम्स है, 2। और यदि RHS में बात करें ऑक्सीजन का तो 1 आइटम है। फर्स्ट मैग्नीशियम बैलेंस है, हमें इसे बैलेंस करने की नीड नहीं है, लेकिन हमें ऑक्सीजन को तो बैलेंस करने की नीड है क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। तो आप कैसे कर सकते हो, RHS साइड में आप यदि
पूरे फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाता है, वो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Mg प्लस O2 गिवन 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया MgO से। अब क्या आपको नजर आ रहा है, RHS साइड में ऑक्सीजन भी 2 हो गया और मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब हमारे पास में मैग्नीशियम की भी डिजिट चेंज हो गई है, 2 आ गया, ऑक्सीजन भी 2 आ गया। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन अब मैग्नीशियम नहीं है। तो क्या आपको दिख रहा है रिएक्शन में, आप मैग्नीशियम को क्या यहाँ पे 2 प्लेस कर सकते हो। जैसे ही आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो अब हम बनाते हैं LHS और RHS, LHS एंड RHS। मैग्नीशियम कितना हो गया इस रिएक्शन के थ्रू, 2। इधर भी कितना हो गया मैग्नीशियम, 2। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। तो क्या रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसी तरीके से आपको, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको रिएक्शंस बताई, आपको वैसे ही क्या करना होगा, रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताएं। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड है जो हम यूज करते हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका, जब हम इस मेथड से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, वो रिएक्शन लॉन्ग टाइम ले लेती है, क्योंकि पर्टिकुलर वे नहीं है उसका हमें पता। देखो हमने जस्ट अभी यहाँ पे देखा कि हमें ऐसे प्लेस कर करके, वैल्यू प्लेस कर करके हमें पता लगाना पड़ता है, कोई पर्टिकुलर पता नहीं है हमें कि कैसे होगी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। ये तो बहुत छोटी सी रिएक्शन थी, यदि बड़ी रिएक्शन होती है तो उनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, टाइम लगता है, इसलिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है ये इसका। सेकेंड है, इस रिएक्शन को, यदि कोई रिएक्शंस हमारे पास है जिसमें एक ही एलिमेंट्स एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर, तो उस रिएक्शन को करने में भी हमें बहुत डिफिकल्टी होती है। और दूसरा, ये रिएक्शन हमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं बताती है, ये जो मेथड है हमें रिएक्शन के होने की मैकेनिज्म नहीं देता है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, डिसएडवांटेज है हिट एंड ट्रायल मेथड के। लेकिन हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक हिट एंड ट्रायल मेथड आपको समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो टॉपिक है जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगी, बाकी आप लोग घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के बाद में आप लोग भी यदि प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। चलो, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, हमें फॉलोइंग इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब आपको इस तरीके से भी इक्वेशन दी जा सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, मैंने आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना सिखाया है नेम से। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे डिटरमाइन करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, केटायन, ठीक है, रेडिकल हो जाएगा पॉजिटिव, और सल्फाइड S-2 होता है। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, इसकी 1 हो गई वैलेंसी, इसकी 2 हो गई, इंटरचेंज कर दो, फॉर्मूला क्या बना, H2S। ओके, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 होता है, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सल्फर प्लस H2O। ओके, अब हमें देखना है रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें LHS एंड RHS में एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, हमें क्या क्या गिवन है। चलो हम स्टार्ट करते लिखना। हाइड्रोजन सबसे लास्ट में, ऑक्सीजन करते हैं और फिर हाइड्रोजन। पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो लास्ट में होने वाले, तो बचा कौन, सल्फर। तो पहले हम लोग किसको करेंगे, सल्फर को। सल्फर के कितने एटम्स हैं, LHS साइड में 1, और RHS साइड में सल्फर का कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह यदि हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन है कितना है यहाँ पे, 2, और इधर भी कितना हो गया हाइड्रोजन, 2। ऊपर देखो सल्फर H2S और SO2। ओके, तो सल्फर यहाँ पे 1 नहीं 2 है LHS साइड में, और RHS साइड में कितना हो गया, 1। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या इसको बैलेंस करने के लिए मैं सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे नीचे रिएक्शन देखना, H2S प्लस SO2 गिवन 2 सल्फर प्लस H2O। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप देखो
सल्फर क्या हो गया, बैलेंस हो गया, LHS में भी RHS में भी। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है और ये भी 2 है। और यदि अब हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन LHS साइड में है 2 और RHS साइड में कितना ऑक्सीजन है, 1। तो मतलब हमें ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस कैसे हुआ, देखो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, H2S प्लस SO2 गिवन 2S प्लस 2H2O। समझ आया, हो गया 2H2O। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो LHS एंड RHS, सल्फर कितना है, 2 है, इधर सल्फर कितना है, 2 है। इधर यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन हो चुका है। इधर कितना हाइड्रोजन हो चुका है, 4 हाइड्रोजन हो चुका है। हमें LHS साइड में हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। LHS साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, LHS साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हमें मिल जाएगा। चलो तो देखते हैं, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करते से देखो 4 हो गया, हाइड्रोजन अब क्या आ गया, 4 आ गया, तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। लेकिन अब आप सल्फर देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा इधर कितना सल्फर है, 2 सल्फर और 1 इज 3 सल्फर। इधर 3 सल्फर है और इधर कितना है, 2 सल्फर है। तो हम सल्फर आसानी से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर दो 3। जैसे ही 3 करोगे आपको पता चलेगा कि ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 3 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो गया और इधर भी 3 हो गया। अब आप आपकी इक्वेशन जो आई है उसको देखो कि आपने सही किया या नहीं, देख लेते हैं एक बार। आपकी मेन इक्वेशन क्या आ गई, 2H2S प्लस SO2 गिवन 3S प्लस 2H2O। चलो सल्फर कितना है LHS साइड में, 2 और 1 3। RHS साइड में सल्फर कितना है, 3। और यदि हम बात करें नेक्स्ट हाइड्रोजन की, तो LHS साइड में हाइड्रोजन कितना है, 4 और RHS साइड में हाइड्रोजन कितना है, 4। LHS साइड में यदि ऑक्सीजन देखा जाए तो कितना है, 2 एंड RHS साइड में ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। क्या आपको LHS एंड RHS बोथ साइड इक्वल नजर आ रही है, बिल्कुल इक्वल आ रही होगी, क्योंकि LHS और RHS में देखो जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हमने सबने क्या कर दिया, इक्वल। दैट्स मीन LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ओके, समझ आया कैसे करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। आपको रिएक्शंस देखनी है पहले और फिर LHS एंड RHS में एलिमेंट्स को रखते जाओ और उनका देखते जाओ कि वो मल्टीप्लाई करके डिजिट्स को प्लेस कर करके कि वो हुई है या नहीं हुई है बैलेंस। एक चीज़ आपको ध्यान में रखने की है, कभी भी यदि कोई भी रिएक्शन है उसमें आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा आगे मल्टीप्लाई होगा, उसको सबस्क्रिप्ट्स में कभी मत लगाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें 2 सल्फर करना था तो हमने क्या किया, H2S प्लस SO2 गिवन 2 सल्फर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कभी भी आप इसे S2 नहीं लिख सकते हो, सबस्क्रिप्ट में कभी भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग वे है करने का। हमेशा ये वे ही सही है, हमेशा आगे ही डिजिट को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपना मेथड है पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड करते हैं। पार्शियल इक्वेशन मेथड में क्या होता है, हम लोगों को कोई भी इक्वेशन यदि गिवन है उससे क्या करना पड़ेगा, आपको अज्यूम करना है, लेट्स मान लेना है कि वो रिएक्शन 1 स्टेप में ना होके 2 या 3 स्टेप्स में क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है, फिर 2 या 3 स्टेप में उस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन में जो भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उनको ऐड करके काट देना है इस तरीके से आपको, और फिर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके उनको बैलेंस करना है। मैंने जो भी बात बोली आपको हो सकता है अभी समझ ना आए, लेकिन जैसे ही हम एक एग्जाम्पल करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले हम लोग ये क्या लिखे हुआ है यहाँ पढ़ लेते हैं। दिस मेथड इज मोर यूजफुल फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इट इज ऑल्सो गिव एन इंसाइट इनटू मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म भी बताती है कैसे होती है। When equation contain many reactants and products, they are balanced by the partial equation method. यदि बहुत ज़्यादा
एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी इक्वेशंस में, तो उसको पार्शियल मेथड से ही प्रीफर किया जाता है बैलेंस करना। ठीक है, देखो फर्स्ट द गिवन केमिकल इक्वेशन इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर पार्शियल इक्वेशन। यही बताया मैंने, कोई भी केमिकल इक्वेशन गिवन है उसको आप 1 या 2 स्टेप्स में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। फिर क्या करना है, जो भी पार्शियल इक्वेशन में आपने डिवाइड की उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करो, बैलेंस करो। फिर उसके बाद में जो भी सुटेबल कोफिशिएंट आता है उससे मल्टीप्लाई करके आप लोग क्या कर सकते हो, इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। चलो हम अपना एग्जाम्पल स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कार्बन की रिएक्शन H2SO4 के साथ में करवाई और क्या मिला, CO2 प्लस SO2 प्लस H2। आपके सामने ये रिएक्शन है और आपका क्वेश्चन है कि आपको कैसे रिएक्शन को करना है, पार्शियल इक्वेशन मेथड से क्या करना है, बैलेंस करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग करना है। स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी हुई ये आपकी मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है, और जो भी मेन इक्वेशन दी हुई उससे हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। एक रिएक्शन से स्प्लिट करके 2 या 3 पार्ट्स में उसको क्या करना है, रिएक्शंस को कंप्लीट करवाना है। कैसे कर सकते हैं, कार्बन है, कार्बन से मैंने बना दिया CO2। क्या बनाया मैंने, कार्बन से CO2। ठीक है, अब जो ही LHS साइड में जो भी आप ले रहे हो रिएक्टेंट वो RHS साइड में भी प्रेजेंट होनी चाहिए। ऑक्सीजन कम ज़्यादा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें हम एक स्टेप यूज़ करने वाले हैं, हमें नेसेंट ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। हम लोग क्या करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। LHS एंड RHS जिस भी साइड में ऑक्सीजन की जितनी कमी है उसको हम किस में ऐड कर देंगे, उसमें नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। नेसेंट ऑक्सीजन होती है वो न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन होती है। ओके, समझ आया। ऑक्सीडेशन में क्या होती है, वो बनती है ये नेसेंट ऑक्सीजन, और न्यूली बॉर्न नेसेंट ऑक्सीजन को हम बोलते हैं न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन को। उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ब्रैकेट में एक एटम ऑक्सीजन का लगा के हम नेसेंट ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या की, कार्बन से CO2 बना दिया। ठीक है, बैलेंस करो हिट एंड ट्रायल मेथड से। कार्बन इधर LHS साइड में कितना है, 1, इधर भी 1 है, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन है नहीं, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या बोला था, जिस भी LHS एंड RHS साइड में ऑक्सीजन की कमी हो क्या लगा दो, नेसेंट ऑक्सीजन लगा दो। इधर 2 था, इधर भी हमें 2 नेसेंट ऑक्सीजन बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, 2 नेसेंट ऑक्सीजन हमने लगा लिए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, स्टेप सेकंड, और भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है आपके पास में। अब H2SO4 से बनाओ। H2SO4 से हम क्या बना सकते हैं, H2SO4 SO2 प्लस HO2 से काम हो जाएगा। H2O से सल्फर है, इधर भी सल्फर है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, हमने क्या बना लिया, H2SO4 से स्टेप सेकंड में दूसरी इक्वेशन बना ली। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करो। हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करोगे तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर कितना है हाइड्रोजन, बिल्कुल 2 है। इधर यदि हम सल्फर की बात करें तो कितने हैं, सल्फर इधर 1 है, इधर भी सल्फर कितना है, 1 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3। देखो 2 एंड 1 3, और सब कुछ बैलेंस है, सिर्फ ऑक्सीजन का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इस जिधर ऑक्सीजन कम होंगे उधर नेसेंट ऑक्सीजन लगा देंगे, ऐड कर देंगे। इधर 3 ऑक्सीजन थे, हमें 1 क्या लगाना है, नेसेंट ऑक्सीजन लगाना है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन ये बनी, सेकेंड इक्वेशन ये बनी। क्या आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमने जो भी न्यू चीज़ ऐड करी है उनको बैलेंस करके जब ऐड करें तो वो कट जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मेन इक्वेशन है उसमें तो नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है, उसमें नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है तो वो नीचे भी नहीं आनी चाहिए, जो इक्वेशन बैलेंस हुई उसमें भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेसेंट ऑक्सीजन को काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, लेकिन नेसेंट ऑक्सीजन की डिजिट क्या होनी चाहिए, बराबर। ऊपर देखो 2 नेसेंट ऑक्सीजन है बट नीचे तो 1 ही है, तो क्या मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वल बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं। पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगी, देखो बनेगा 2H2SO4 गिवन 2SO2 प्लस 2H2O
प्लस 2 नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन लिख लो, कार्बन प्लस 2 नेसेंट ऑक्सीजन गिवन CO2। अब इस रिएक्शन को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन गया, एक LHS साइड में है, एक RHS साइड में है, बोथ कट हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को आना चाहिए। अब देखो क्या बचा इधर, कार्बन बचा, 2H2SO4 बचा, गिवन 2SO2 प्लस CO2 और प्लस 2H2O। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस है। अब आप इसके नंबर्स, एलिमेंट्स बोथ साइड में क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। कार्बन का कर लो, कार्बन कितना होता है 1 है, इधर कार्बन कितना है 1 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, सल्फर इधर 2 है, इधर भी सल्फर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 8 है और इधर भी ऑक्सीजन कितना है 8 है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड से हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे करते हैं, वो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन के हम 2 एग्जांपल्स है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, 2 एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। ये आपको क्या करना है, एक बार घर अपना वीडियो देखने के बाद में इसको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, जैसा मैंने प्रीवियस एग्जांपल, उसी तरीके से इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसी अप्रोच से। सेम अप्रोच होगी, आपको वैसे ही करना है, बस एग्जांपल डिफरेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ये भी मुझे बता सकते हैं। ये और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।